This video is brought to you in association with ASAP Law's books for English vocab, Hindi translation, and GK for Judiciary, UPSC, and SSC. Amazon links to purchase the books and an exclusive 10% discount coupon code only for the subscribers is mentioned in the description box below. सुबह करीब 7:45 विकास दुबे मंदिर परिसर में आया। उसने फूल और प्रसाद वाले दुकानदार से पर्ची कटाने की जगह पूछी। दुकानदार को शक हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी। तब तक विकास 250 की पर्ची कटाकर मंदिर के अंदर जा चुका था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड लोकल पुलिस को सूचना दे चुके थे। पुलिस मंदिर आई और विकास दुबे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। ट्रू कॉलर से पुष्टि हो गई कि गिरफ्तार शख्स विकास दुबे ही है। देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ भी कराई जा रही है। तो विकास दुबे की पहचान जाहिर हो चुकी थी। उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी धौंस अभी खत्म नहीं हुई थी। वो खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताकर दुनिया को बता रहा था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे वही है। वो चीख जरूर रहा था, लेकिन उसकी चीख से डर और खौफ भी छलक रहा था। शायद ये उसकी चाल भी थी, ऑन कैमरा ये बताने की कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ताकि वो किसी मुठभेड़ से खुद को महफूज रख सके। कानपुर मुठभेड़ मामले में मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक वो मुठभेड़ में मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सवेरे कानपुर मुठभेड़ के मुख्य अभियुक्त दुबे को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैन से सड़क के रास्ते कानपुर लेकर जा रही थी। कानपुर पहुंचने के रास्ते में ही काफिले की एक गाड़ी पलट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गाड़ी पलटने से कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उन्हीं घायल पुलिसकर्मियों का पिस्तौल लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर लिया। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गोली चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। हालांकि विकास को कितनी गोलियां लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। विकास दुबे को स्ट्रेचर पर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों ने अभियुक्त की मौत की पुष्टि की। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अभी 3-4 दिन पहले हमने विकास दुबे के पर वीडियो बनाया था कि जिस तरह से उसके घर को ढाया गया वो लॉ के हिसाब से मुनासिब नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि वर्स्ट ह्यूमन बीइंग भी जो होगा, दुनिया का जो सबसे खराब आदमी होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा, उसको भी इलिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको भी ड्यू प्रोसेस दी जाएगी। ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल ये है कि हर इंसान को, चाहे वो कितना ही बुरा क्रिमिनल हो, कितना ही बुरा इंसान हो, राइट टू फेयर ट्रायल है। उसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस को यह राइट नहीं है कि वो किसी क्रिमिनल को मार डालें। उनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर कर जस्टिस कोर्ट जो है वो उसे कन्विक्ट करेगी और उसे सजा होगी। अब ये पहले विकास दुबे के जो और साथी मारे गए, प्रभात मिश्रा का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, और अब ये कल विकास दुबे किस तरीके से फरीदाबाद से कहते हैं कोटा होते हुए उज्जैन पहुंच गए, और उज्जैन के मंदिर में वो किस तरीके से टहल रहे हैं, और फिर वो पकड़े गए और वो कह रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। कुछ फिल्मी लगता है मामला। और ये पूरे इनकाउंटर की स्टोरी कि वहां से पुलिस लेके चली और उसकी जो कार थी वो पलट गई, और फिर उस इनकाउंटर में पुलिस ने विकास दुबे को मार दिया। बिल्कुल साफ जाहिर है कि पुलिस नहीं चाहती थी और यूपी की सरकार नहीं चाहती थी कि विकास दुबे कुछ बोले जो रिकॉर्ड पर आ जाए। जो उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जो उसके सीनियर पुलिस ब्यूरोक्रेसी में कनेक्शंस हैं, उनके बारे में कुछ आ ना जाए, उस स्टोरी को खत्म कर दिया गया। ये जो पूरा विकास दुबे का 24 घंटे के अंदर अंदर इस तरीके से इनकाउंटर हो गया, जो मैंने पहले कहा कि बिल्कुल फिल्मी लगता है। मुझे याद आती है अक्षय कुमार की जॉली LLB 2, और अक्षय कुमार तो नेशनलिस्ट भी हैं, गो के कनाडा के सिटीजन भी हैं, जिसमें दूल्हा जो था उसको ले जाके इनकाउंटर कर देते हैं, आतंकवादी को पैसे लेके छोड़ देते हैं,
और अक्षय कुमार जो बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं पुलिस वाले का, उससे पूछते हैं भैया तुम्हें कैसे पता चला कि इतने बजे वो गाड़ी पुलिस की इसकी पुल पे पहुंचेगी और वो पेशाब करने जाएगा और आप वहां पहुंच गए। यही कहानी हमारे यहाँ ज्यादातर पुलिस इनकाउंटर्स की है। ये जो विकास दुबे का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है चंद घंटे में, उसमें बहुत प्रश्न पूछते हैं। एक दर्जन से ज्यादा प्रश्न तो मुझे माइंड में आ रहे हैं कि पहले लग रहा था कि किसी और गाड़ी से जा रहा है, फिर वो गाड़ी बदल गई, चेक पोस्ट पे कोई और गाड़ी थी, फिर जिस तरीके से ये व्हीकल है लाइंग कन्वीनियंटली ऑन इट साइड, सारे दरवाजे उसके बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, रोड की कंडीशन से भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी किस तरीके से पलट गई। ओपन फील्ड है, उसमें कौन बेवकूफ है जो भागेगा। फिर प्रेस जो थी वो शायद फॉलो कर रही थी, उसे कहीं पे रोक दिया गया या थ्रेट किया गया, तो प्रेस नहीं थी साथ में। फिर कई कार रही होंगी, ये पुलिस कारवान था, तो उसमें इसी कार का क्यों एक्सीडेंट हुआ। इतना बड़ा क्रिमिनल है, इनोसेंट लोगों को, ऑर्डिनरी क्राइम्स के लोगों को जिनसे भागने का कोई डर नहीं होता, उन पे तो हथकड़ी लगाई जाती है। इसके हथकड़ी क्यों नहीं थी कि इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। और फिर कार की हालत देख के भी ऐसा नहीं लगता कि ये कार जो है इस तरीके से पलटी है, उसमें डैमेज हुआ। मैं इन फैक्चुअल क्वेश्चंस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत कुछ इस इनकाउंटर में ऐसा दिख रहा है फिल्मी टाइप का कि पुलिस ने सही से स्क्रिप्ट नहीं लिखी। हम कम्युनल हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारी माइनॉरिटीज के खिलाफ एक अलग व्यू हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ पे सारे देश को एक होना चाहिए। जिस तरीके से यूपी में इनकाउंटर्स को सेलिब्रेट किया गया है, चंद साल पहले भी शामली में एक पुलिस ऑफिसर को जो है फूलों से लदे रिक्शा में पब्लिक में घुमाया गया के साथ इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम सरकारों से ज्यादा लोगों में है कि लोग जो हैं वो रफ जस्टिस, स्ट्रीट जस्टिस, जिस तरीके से लिंचिंग में लोगों को मारा गया, इसका मतलब ये समाज जो है ये एक सिविलाइज समाज की तरह नहीं बिहेव कर रहा, ये एक इस तरीके के समाज की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें डिक्टेटरशिप जो है और अराजकता जो है वो राज करेगी। और फिर यूपी में तो खुद चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे, और इस पॉलिसी को वो बूस्ट किया गया है, इस पॉलिसी पे गर्व किया गया है। यूपी को कहा गया है कि हम स्वच्छ बदमाश अभियान चला रहे हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि यूपी का इनकाउंटर्स में, पुलिस एट्रोसिटीज में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से भी और यूपी के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से भी रिकॉर्ड बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स इंडेक्स पर यूपी जो है वो बहुत नीचे आएगा। ये कोई एक आज का केस नहीं है, ये कोई एक आज योगी सरकार ने कर दिया ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकारें भी ये कर चुकी हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं, हाशिमपुरा इनकाउंटर इस तरीके से 1987 में हुआ, और नेहा दीक्षित ने पूरी एक स्टोरी कर दी ये योगी सरकार के आने के बाद जो इनकाउंटर्स हुए, और उसमें कहा गया कि साहब जो है इतने लोग मारे गए हैं, 1038 इनकाउंटर्स हुए हैं जनवरी 2018 तक, 32 लोग मरे हैं, फिर ये हुआ 40 लोग मरे हैं, 238 इंजर्ड हुए हैं। इनमें से 14 लोग जो मरे थे उनकी फैमिलीज को जाकर इंटरव्यू किया इस ब्रेव जर्नलिस्ट ने, और क्या उसमें नतीजा आ रहा है मैं सारे केसेस नहीं बता सकता हूं, एक दो आपको बताऊंगा। अक्टूबर 8, 2017 को फुरकान जो 7 साल से जेल में था अपने घर आया। उसका 12 साल और 10 साल के बच्चे अपने बाप को पहचान नहीं पाए। 7 साल से वो मुजफ्फरनगर जेल में है। शामली का मामला है, उसे अरेस्ट किया गया था। अब आप ये सोचिए कि फैमिली इसलिए जमानत नहीं करा पाई कि कोई पैसे नहीं थे उनके पास। यह भी पता चला कि घर लौटने से कोई हफ्ता भर पहले पुलिस गांव में आई थी, और जिसने शिकायत की थी इसके खिलाफ, कंप्लेनेंट केस चल रहा था, उससे बात हुई कि तुम कंप्रोमाइज कर लो,
ताकि ये रिलीज हो जाए। अक्टूबर 23 को मार दिया जाता है एनकाउंटर में। क्या इल्जाम है कि साहब डकैती में इन्वॉल्व थे, सहारनपुर में, शामली में, मुजफ्फरनगर में। जो आदमी 7 साल से जेल में है वो डकैती कैसे करता है? और अगर वो डकैती में इन्वॉल्व था तो पुलिस ने आके क्यों कंप्लेनेंट से नेगोशिएशंस की थी? मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये स्टोरीज बनाई जाती हैं, उसकी फैमिली में उसके 4 और भाई भी जो हैं जेलों में हैं डिफरेंट क्राइम्स में। एक सिर्फ बाप है बूढ़ा जो रिक्शा चलाता है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली का बोझ है। कोई 3,000 रुपए महीना वो कमाता है, ना उसका पक्का घर है। जो डकैती में इन्वॉल्व है, बड़े बड़े कांड कर रहा है, पूरी फैमिली अगर क्रिमिनल है तो कुछ ना कुछ तो उनके यहां हालात घर के बेहतर नजर आते। 1400 रुपए ले लिए उसकी बीवी से डेड बॉडी देने के लिए। इसका मतलब यह कि यह एक फेक एनकाउंटर था। अगर क्रिमिनल्स के हम इतने ही खिलाफ हैं तो यूपी के अपने चीफ मिनिस्टर का जो 2014 का एफिडेविट है, उनके ऊपर 15 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, राइटिंग भी है। वो मामला भी चल रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन खुद यूपी सरकार ने और यूपी कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि इन केसेस को वापस ले लिया जाए। तो वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कि नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, वो भी कंप्रोमाइज हो गया। यानी पॉलिटिकल क्लास जब पॉलिटिक्स में आए, सत्ता में आए, तो अपने केसेस खत्म कर ले। मैं मानता हूं कि इस बात में गुंजाइश है कि शायद इनके खिलाफ जो अपोजिशन गवर्नमेंट बीएसपी एसपी की रही है, उन्होंने झूठे केस दायर किए हों, लेकिन कई स्पीचेस इनकी ऐसी हैं जो सीधे सीधे 153A और 153B में आईपीसी के बिल्कुल क्लियर क्राइम्स हैं। दूसरा केस ले लीजिए, सुमित गुर्जर का है, 20 साल का लड़का है। 30 सितंबर 2017 में बागपत से जो है पुलिस ले जाती है। उसका बाप करण सिंह कहता है कि मेरे बेटे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि पुलिस को कैश रिवॉर्ड चाहिए और प्रमोशन चाहिए। ये एक पुलिस रिवॉर्ड बनाती है, फिर खुद ही उस रिवॉर्ड को ले लेती है कि साहब फला क्रिमिनल को अगर पकड़ लिया या मार दिया तो इतना उसके सर पे इनाम है, वो इनाम पुलिस को मिल जाता है। और ये पुलिस नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं, आर्मी तक ये पहुंच चुकी है बात फेक एनकाउंटर्स। 30 सितंबर को पकड़ा जाता है। 2 अक्टूबर को उनको इन्फॉर्म किया गया 3.5 लाख रुपए पुलिस दे दो, चालान कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही इन्हें पता चला कि शायद उसका एनकाउंटर हो जाए, कुछ इन्होंने अफवाह सुनी, यूपी के डीजीपी को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, चीफ मिनिस्टर को, सब जगह गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। उसके सर पे जो इनाम था 25,000 रुपए का, चंद घंटे में ही वो 50,000 रुपए बना दिया गया। और फिर यह कहा कि साहब वो भाग रहा था और उसको मार दिया गया। एनकाउंटर हो गया 8 बजे। यहां देखिए बॉडी दे दी गई 10 बजे पोस्टमार्टम होके। यूपी अभी दिल्ली के अभी जो दंगे हुए हैं उनमें कई दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और लोगों को बॉडीज नहीं मिली। वहां पे जो मैंने अभी केस फुरकान का बताया, उस पे तो कुछ क्रिमिनल केसेस थे, वो तो जेल में भी था 7 साल से। सुमित पे तो कोई केस नहीं था। ऐसा लगता है कि उसी गांव में एक दूसरा लड़का था सुमित गुर्जर नाम से ही, 2011 से उसके ऊपर 6 केसेस थे। यानी इसका मतलब एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में आपने किसी और को मार दिया, किसी और के खिलाफ जो केसेस थे वो इस पे लगा दिए। और जब ये NHRC वगैरह पे केसेस की बात हुई तो उसके जो 2 भाई थे उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए गए, राज सिंह और करनाल सिंह के। और उन्हें यह मैसेज दिया गया कि ये रेप के केसेस तुम्हारे विड्रॉ हो जाएंगे अगर जो पुलिस के खिलाफ तुमने कंप्लेंट की है फेक एनकाउंटर की, उसको विड्रॉ कर लो। यह है हमारे यहां की कहानी। 22 साल का जान मोहम्मद, उसको सितंबर 19, 2017 में मार दिया गया। यह कहा गया कि साहब वो कार में जा रहा था। उसकी बीवी कहती उसे कार चलानी नहीं आती, वो कार ड्राइव ही नहीं कर सकता, कैसे ड्राइव कर रहा था। जो क्राइम सीन है
उसकी पिक्चर है, उसमें वो कार में ही बैठा हुआ है, 4 गोलियां लगी हुई हैं, हाथ में पिस्तौल बहुत सख्ती से पकड़े हुए, ऐसा लगता है बिल्कुल फिल्मी है मामला। ऐसे ही फुरकान का मामला नजर आता है, ऐसे ही सुमित का मामला नजर आता है, ऐसे ही ये विकास दुबे का मामला नजर आता है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? मुसलमान किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी जेलों में वो अपनी पॉपुलेशन के अनुपात से ज्यादा है। दलित, पुअर लोग, मुस्लिम्स। एक आरटीआई इंफॉर्मेशन में यह जवाब मिला कि 2000 से 2017 तक 1782 फेक इनकाउंटर्स एलिज किए गए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि 44% एनकाउंटर्स यूपी में हुए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 9.47 करोड़ मुआवजा 160 केसेस में दिया। और जैसा मैंने कहा, बीजेपी और योगी सरकार को ब्लेम करना मुनासिब नहीं है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों के दौरान बहुत एनकाउंटर होते रहे। 1987 में हाशिमपुरा का एनकाउंटर, मेरठ में कुछ दंगे हुए, 19 पुलिस पीएसी वाले, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, हाशिमपुरा मोहल्ला से 42 मुसलमान जवान बच्चों को ले गई, मार डाला उन्हें, इरिगेशन कैनाल में लाशें फेंक दी गई और वो फिर लाशें ऊपर आई। मई 2000 को 13 साल बाद 16 उन्होंने सरेंडर किया, जमानत हो गई। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह केस गाजियाबाद से 30 हजारी दिल्ली में ट्रांसफर किया। 2015 में 30 हजारी कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। ये सब लोग रिटायर हो चुके हैं सर्विस में, 19 में से 3 मर चुके थे। 2018 में जस्टिस मुरलीधरन, जिनका आपको मालूम है अभी ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब में, और जस्टिस विनोद गोयल, इन्होंने 30 हजारी कोर्ट के जजमेंट को गलत पाया। 30 हजारी कोर्ट ये कह रही थी कि ये किसी भी पुलिस वाले को पहचान नहीं पाए जो सर्वाइवर्स थे। यहां पे हाई कोर्ट ने कहा क्लिंचिंग एविडेंस है इन पीएसी पर्सनल के खिलाफ, और सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया। मैं ये समझता हूं कि ना तो हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ट्रिगर हैप्पी पुलिस पर्सनल की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ऐसे सारे केसेस में फौरन विदाउट डिले एफआईआर होनी चाहिए। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती भी है तो ज्यादातर केसेस में वो इसको इनकाउंटर को फेक नहीं पाती। इशरत जहां केस एक उसका एक्सेप्शन था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद कहा है कि यूपी की जो पुलिस है वो मिसयूज कर रही है पुलिस पावर्स की। आर्मी में भी मैंने जैसे आपको बताया गुवाहाटी का मामला, आर्मी का मेजर AK लाल और 2 और ऑफिसर और 4 जेकॉज, इन सबको भी आंसू के 9 लोगों को जिस तरीके से फेक एनकाउंटर में मार दिया गया था उसमें सजा हुई। मैं ये समझता हूं कि स्टेट को कंट्रोल करना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पहली ड्यूटी है। जिसके पास पावर है उस पावर को विद इन रूल ऑफ लॉ रखना यह संविधान का पहला कर्तव्य है। यूपी में और देश के कई राज्यों में जो ये एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इनकाउंटर कॉप्स का माहौल है और हमारी फिल्मों में भी उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, इस सब का मतलब यह है कि देश अभी तक इस बात पे नहीं आया कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ होगा। और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है इसका मतलब यह कि हमारे यहां माइट इज राइट, एब्यूज ऑफ पावर इज जस्टिफाइड और जंगल राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।